Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of July 2021, Thursday. Inspiration of the day is success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Russia in talks with Kerala for Sputnik V plant. आज से 6 महीने पहले करीब इंडियन गवर्नमेंट ने मास इनोकुलेशन या मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया था और उसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया था। बट अगर हम आज की सिनेरियो की बात करें, आज की स्पीड की बात करें, तो करेंटली इंडिया में 4 मिलियन इंडिविजुअल्स डेली वैक्सीनेट हो रहा है। सो दिस इज़ द वैक्सीनेशन पेस फॉर इंडिया एज पर करंट डेटा। और कितना डिज़ायरेबल है इन ऑर्डर टू इनोकुलेट, इन ऑर्डर टू वैक्सीनेट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जैब टू कंप्लीट पॉपुलेशन, कंप्लीट टारगेट पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एटलीस्ट दिस नंबर शुड बी 8 to 9 मिलियन पर डे। तो जो एलिजिबल है उनको कंप्लीट वैक्सीनेट करने के लिए इंडिया को 8 से 9 मिलियन जैब्स डेली एडमिनिस्टर करने होंगे, तब जाकर के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी विल बी सक्सेसफुल इन वैक्सीनेटिंग द टारगेट पॉपुलेशन। तो 4 मिलियन डोजेस पर डे एडमिनिस्टर्ड हो रही हैं। रिक्वायर्ड है 8 to 9। डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज गैप, जो हमें बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। रिक्वायर्ड 8 से 9 मिलियन डोजेस पर डे की है और 4 मिलियन डोजेस पर डे एडमिनिस्टर हो रही हैं। इसको देखते हुए, इस पर्टिकुलर गैप को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप की अगर हम बात करें तो स्पीडी अप्रूवल, फास्ट अप्रूवल ऑफ द वैक्सीनेशन। तो इंडिया में, आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इंडिया में कितनी वैक्सीन है जिसको ऑथराइजेशन मिल चुका है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कितनी ऐसी वैक्सीन है जो कि इंडिया में ऑथराइज्ड हैं बाय ड्रग रेगुलेटर। तो एक तो स्पीडी अप्रूवल और ऑथराइजेशन प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी कर रही है वैक्सीनेशन का, जिससे कि कई सारी वैक्सीन इंडिया में इंपोर्ट हो सकें और जो ये जो गैप है, जो डिज़ायर और जो एक्चुअल में जो गैप है, इस गैप को मिटिगेट किया जा सके। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन टॉक विद द रशिया फॉर एस्टैब्लिशिंग 1 plant of Sputnik in Kerala state only. So Russian authorities are in talk with Kerala government for what? For scouting land to set up the international manufacturing site for this particular Sputnik vaccine. अगर एफिकेसी की बात करी जाए तो भी जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग स्प्यूतनिक की जो एफिकेसी रेट है वो जितनी भी अवेलेबल और ऑथोराइज्ड वैक्सीन है इंडिया में उसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए स्पुतनिक को प्रमोट करने के लिए इंडिया में केरला गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली इन टॉक विद द रशियन अथॉरिटीज। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KSIDC इज स्प्रेड हेडिंग दिस पर्टिकुलर टॉक। सो ऑन बिहाफ ऑफ द केरला गवर्नमेंट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इज एक्चुअली हेडिंग दिस टॉक और इनिशियल जो प्लान है, ड्राफ्ट प्लान जो है वो सबमिट करेगी यही कंपनी। और फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आसपास के एरियाज़ में लैंड एक्विजिशन को लेकर के, लैंड अवेलेबिलिटी को लेकर के फीजिबिलिटी चेक करेंगे एंड वंस लैंड विल बी अवेलेबल then further process may initiate. So the minister said the discussions were happening at the governmental level. However, Russian Direct Investment Fund RDIF, which market the Sputnik internationally, did not comment on this particular matter. ये जो भी news आई है, it is from the Kerala government side. And if successful, this would be the few sites of Sputnik owned by the Russian from outside the country. और इंडिया में भी वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको फास्ट करने में हेल्प मिलेगी। सो केरला हैज़ आइडेंटिफाइड फ्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर लैंड एक्विजिशन और एज अ प्रोबेबल साइट। और अभी तक इंडिया में स्प्यूतनिक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई भी साइट नहीं है। दिस विल बी द फर्स्ट साइट इफ सक्सेसफुली negotiated, and for this RDIF, which markets this particular Sputnik vaccine, has tied up with other Indian contract manufacturers like Serum Institute, Hetero and Gland Pharma. तो अभी जो स्प्यूतनिक की अवेलेबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू है इंडिया में और उसी के थ्रू इंडिया में स्प्यूतनिक अवेलेबल कराई जा रही है। तो अगर ये पर्टिकुलर डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इट विल बी बेनिफिटिंग
India, not only in terms of vaccination but also in terms of employment generation, economic development of that particular state. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. Government considers automatic route for creditors in IBC. जिस तरह से इंडिया में कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है कंपनीज़ पर, उसको देखते हुए कई सारे जो वेटरन्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये कहना था कि आगे आने वाले टाइम में आईबीसी पर बहुत ज़्यादा लोड आने वाला। आईबीसी के तहत जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो प्रोसीड करेंगे रिजोल्यूशन के लिए, और कई सारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है रिजोल्यूशन के वो बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. सो इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन केसेस, द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग मेकिंग द प्रोसेस ऑटोमेटिक, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू बिगिन विद. और गवर्नमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट पड़ा है कंपनीज़ पर, कई सारी कंपनीज़ अपनी लायबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रही और आगे आने वाले टाइम में इंसॉल्वेंसी के केसेस बढ़ेंगे. हालांकि अभी ये बहुत ही इनिशियल लेवल पर है, इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया. इट इज़ ओनली पॉन्डरिंग, गवर्नमेंट इज़ ओनली थिंकिंग, इट इज़ जस्ट अ इंटेंशन. सच अ मूव रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथनिंग द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सिस्टम अंडर IBC. If it is approved, the cases under Section 7 of IBC should be able to go through an automatic route. The IU has enabled it. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अभी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बैठती है, हर केस को एग्जामिन करती है कि इस पर्टिकुलर केस को रिजोल्यूशन प्रोसेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उससे क्या होता है, NCLT का बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो ये NCLT के टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ओवरबर्डन जो केसेस हैं उनको भी धीरे धीरे एफिशिएंसी और एफिकेसी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का एक ऐसा इंटेंशन है, एक ऐसा प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट में. तो अगर ये पर्टिकुलर प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम NCLT का बचेगा. एंड NCLT डज नॉट हैव टू सिट ओवर फॉर एडमिशन और ओवर एडमिशन. सो इंफॉर्मेशन utility is a repository of legal evidences for information regarding any debt or claim that is submitted by financial or operational creditors and verified and authenticated by the parties to the debt. तो बेसिकली टाइम बाउंड रिजोल्यूशन के लिए, NCLT पर बर्डन कम करने के लिए और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए इस तरह के इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सिस्टम को IBC के तहत लाया जा रहा है. द नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI under the IBC, and one of its main objectives to have the time bound resolution by providing the verified information to the creditors and to the adjudicating authorities. अगर हम अभी के टाइम फ्रेम की बात करें, टाइमलाइंस की बात करें, so in practice it takes months for the insolvency application to be admitted, and this is one of the reason for the delay in the process which then leads to the deterioration in the values of the assets. और IBC जब लाई गई थी तो IBC का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि 270 दिन में जितने भी रिजोल्यूशन के केसेस सबमिट हो रहे हैं उनका फास्ट रिजोल्यूशन कर दिया जाएगा. 270 दिन में केस को रिजॉल्व कर दिया जाएगा. डिसाइड कर लिया जाएगा कि क्या ये डिसीजन ले लिया जाएगा उस पर्टिकुलर एसेट पे या कंपनी पर कि क्या करना है. लेकिन धीरे धीरे जो टारगेट था 270 दिन का, ये ब्रीच होने लगा. और पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से सर्ज ऑफ केसेस हुई उसकी वजह से भी जो NCLT है, जो अदर ट्रिब्यूनल्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है. तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को इसमें इन्वॉल्व करके एडमिशन प्रोसेस को एट अ इनिशियल लेवल थोड़ा सा टाइम बाउंड कर दिया जाएगा. सो दिस इज़ द टाइम लाइन of ongoing CRIPS in terms of percentage. So 12 less than 90 days, 79 over 270 days, and 4% over 180 days, and 5% over 90 days. तो अगर हम देखें तो 79% जो केसेस हैं CRIPS के तहत वो ओवर 270 डेज पर सेटल हो रहे हैं. दिस इज़ द डेटा टिल मार्च 2021. इसके अलावा एक तो ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने के अलावा IBB अमेंड्स रेगुलेशन फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी.
तो रिसेंटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2016 को अमेंड किया गया है। एज पर दिस न्यू अमेंडमेंट्स जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, दे विल रिक्वायर टू इन्फॉर्म द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी about what, about avoidance transaction of a corporate debtors according to the amended act। और अथॉरिटीज़ का क्या कहना है, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है इससे क्या होगा। ऐसा ही कहना है कि ये दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट विल नॉट ओनली क्लॉज बैक द वैल्यूज लॉस्ट इन सच ट्रांजेक्शन, इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स थ्रू रेजोल्यूशन प्लान, बट ऑल्सो डिसइंसेंटिवाइज सच ट्रांजेक्शन, प्रिवेंटिंग मोर स्ट्रेस ऑन द कंपनी। और इसके तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CIRP बोलते हैं, इसके तहत जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनको अलाउ किया गया है, दे कैन अपॉइंट एनी प्रोफेशनल इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू असिस्ट हिम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़। एंड ऑल दीज अमेंडमेंट्स विल एक्चुअली ब्रिंग द मोर डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इनटू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। और इसके अलावा फ़ी पेमेंट को लेकर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी फ़ी कैसे पे होगी, इसको लेकर भी कुछ रूल्स अमेंड किए गए हैं। तो इस तरह से कई सारे छोटे छोटे रूल्स को अमेंड किया गया है अंडर IBBI इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मोर फास्ट, मोर डिसिप्लिन, मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर अकाउंटेबल। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के अमेंडमेंट्स IBB में, आई में और IBC में लाती रहती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द फास्ट रिजोल्यूशन ऑफ द सबमिटेड केसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, अगर आपको याद हो, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था इंडिया में, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर इंक्रीजिंग द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक इन केस ऑफ इंडिया। इसकी वजह से इंडिया की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंक थी वो काफ़ी इंप्रूव हुई थी, क्योंकि इंडिया में ये देखा गया था इससे पहले जब ये IBC नहीं था तो रेजोल्यूशन जो केसेस थे वो कई सालों तक पेंडिंग रहते थे। और IBC को लाने का पर्पस ही यही था कि टाइम बाउंड मैनर में इन सारे रेजोल्यूशन केसेस को एडमिट किया जाए और रिजॉल्व किया जाए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंश्योरर्स प्रोविजंस पूल गेट्स बिगर। अगर आपको याद हो तो हमने अभी कल की न्यूज़ में ही डिस्कस किया था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव की में जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनमें क्लेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और उस क्लेम की वजह से ही जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका जो प्रॉफिट वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 33% तक नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है इन मैनी केसेस। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट रहा सेकेंड वेव का, हायर फर्टिलिटीज़ रजिस्टर्ड हुई, हायर नंबर ऑफ क्लेम्स रजिस्टर्ड हुए, जिसकी वजह से कंपनीज़ को लॉस हुआ, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। अब उस पर्टिकुलर ट्रेंड को रिकवर करने के लिए, उस पर्टिकुलर ट्रेंड के इफ़ेक्ट को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज़ क्या कर रही हैं, दे आर एक्चुअली increasing their provision pool. So this is over and above the amount they had set aside at a beginning of this financial year. क्योंकि beginning of financial year में कंपनीज़ ने एक्चुअली assume नहीं किया था कि कोविड-19 की ऐसी सेकेंड वेव आएगी और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा जिससे कि जो क्लेम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो उन्होंने प्रोविजनिंग करी थी अपने बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, मार्च में जो भी प्रोविजनिंग करी थी, अब उस प्रोविजनिंग को मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज रिवाइज कर रही हैं, इंश्योरर्स रिवाइज कर रहे हैं। इंश्योरेंस इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 हैव सीन अ ह्यूज स्पाइक इन द डेथ क्लेम्स ड्यू टू कोविड। और इवन कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जो कोविड डेथ क्लेम्स क्वार्टर 1 में है वो इतने ज़्यादा थे, दे वर एक्चुअली हायर देन द क्यूमुलेटिव कोविड रिलेटेड डेथ क्लेम्स इन इंटायर फाइनेंशियल ईयर 21। तो फर्स्ट वेव में जितनी भी कोविड से डेथ हुई थी उससे भी ज़्यादा क्लेम देखने को मिले कोविड की सेकेंड वेव में केवल क्वार्टर 1 में। और इसको देखते हुए इट इज़ हाईली रैशनल फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज और द इंश्योरेंस टू इंक्रीज देयर प्रोविजनिंग पूल। ये कंपनीज पर बर्डन, ओवरऑल क्लेम का बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। 2 ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कौन कौन से, ICICI प्रूडेंशियल एंड HDFC विच केम आउट विद देयर फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स हैव सेट aside more provisions and anticipating even a higher COVID related death claims into upcoming next
3 मंथ्स। और अगर थर्ड वेव आती है जिसके एंटिसिपेशन या फोरकास्टिंग और उसके बाद तो हो सकता है और ज़्यादा क्लेम रेट देखने को मिले, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर मोर डेथ क्लेम्स। और जो एक्सपेक्टेशन है वो भी यही कि जो क्लेम है, जो क्लेम का रेट अभी चल रहा है, दैट विल एक्चुअली एलिवेट इन अपकमिंग नेक्स्ट 2 to 3 months. So in order to absorb this impact, they all have increased their provisions against such liabilities. और अगर नंबर्स की बात करें तो जो बड़े बड़े प्राइवेट इंश्योरेंस हैं जैसे HDFC, उसने 700 करोड़ की प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा करी है, रिजर्व एक्स्ट्रा किया है बाय कीपिंग दिस क्लेम रेट इन माइंड। और ICICI प्रूडेंशियल ने अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ की प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा करी है, जो कि इनिशियली उन लोगों ने फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में प्लान किया था। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। बायजूस बाइज डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक फॉर $500 मिलियन। कोविड-19 पैंडमिक का जो इम्पैक्ट अदर इंडस्ट्री या अदर सेक्टर पर पड़ा है, उसका अगर हम एनालिसिस करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उस पर आगे आने वाले टाइम में डिजिटल रीडिंग या डिजिटल एजुकेशन या जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका जो पोटेंशियल है, जो फ्यूचर है, दैट इज़ वेरी हाई। और उसी को देखते हुए जितनी भी जो एड टेक कंपनीज़ हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर फंड रेजिंग प्रोसेस, दे आर गोइंग फॉर मेजर एक्विजिशंस, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में पेंडेमिक की वजह से जो भी इम्पैक्ट अभी पड़ा है एजुकेशन इंडस्ट्री पर, वो आगे आने वाले फ्यूचर में वो इम्पैक्ट कंटिन्यू रहने वाला एज अ न्यू नॉर्मल। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इज़ टेकिंग द प्लेस ऑफ फिजिकल क्लासरूम्स, उसको देखते हुए इंडिया जैसे कंट्री में एजुकेशन टेक्नोलॉजी या एड टेक कंपनीज़ का जो प्रॉस्पेक्ट है, दैट इज़ वेरी ब्राइट। और उसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एड टेक कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर मोर एंड मोर एक्विजिशन एंड फंड रेजिंग प्रोसेस, जिसमें बायजूस ने तो कुछ लास्ट टाइम से अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2019 से कई सारे इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस किए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स बिजनेस and in order to strengthen its position in education technology edtech sector। तो अभी रिसेंटली क्या है, अभी इंडिया का बायजूस जो मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप जिसको बोला था, उसने रिसेंटली US बेस्ड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक को एक्वायर किया है फॉर $500 मिलियन। और इससे क्या होगा, दिस एक्विजिशन विल हेल्प द बायजूस टू एक्सपेंड इट्स US फुटप्रिंट बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द मोर देन 2 मिलियन टीचर्स एंड 50 million kids in Epic existing global user base। तो बायजूस इज़ नाउ थिंकिंग ग्लोबली और US में भी अपने फुटप्रिंट को इंक्रीज़ करने के लिए US बेस्ड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म को $500 मिलियन में बायजूस ने एक्वायर कर लिया। अगर हम रीसेंट कुछ और एक्विजिशन देखें बायजूस को, तो जनवरी 2019 में बायजूस ने US बेस्ड एजुकेशनल गेमिंग कंपनीज ऑस्मो को भी एक्वायर किया था। अगस्त 2020 में वाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया। अप्रैल 2021 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन फर्म्स आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को एक्वायर किया और जुलाई 2021 में एपिक को एक्वायर किया। सो दीज आर द मेजर एक्विजिशन बाय बायजूस, दैट इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। इट्स ऑल ट्राइंग टू strengthen its position in education technology। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आईज $3 बिलियन ऑयल असेट्स इन रशिया। सो अपस्ट्रीम असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट US से कंटिन्यूसली टॉक में है और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडिया करना जा रही है US में, US नहीं, रशिया में, दैट इज़ $2 to 3 बिलियन। तो $2 to 3 बिलियन इंडिया इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। कहाँ? रशिया के अपस्ट्रीम असेट्स, या बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बोलूँ तो जो ऑयल रिजर्वॉयर्स हैं, जो ऑयल असेट्स हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट $2 से $3 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। सो बोथ द गवर्नमेंट्स आर इन कंटिन्यूअस टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। और according to the official, the Russia government has recently offered some oil and gas field to ONGC and other consortium if they are interested। हालांकि अभी ये नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है, बट इट इज़ अ पॉसिबल इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया इनटू द prolific but contentious oil and gas exploration projects within the Arctic Circle। तो इसके अलावा जो रशिया ने ऑफ़र किया, इसके अलावा भी इंडियन गवर्नमेंट $2 से $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकती है इनटू
अपकमिंग टाइम्स। और ऐसा नहीं है कि ये इंडियन गवर्नमेंट पहली बार रशिया में इन्वेस्ट कर रही है। ONGC विदेश, जो कि ONGC की फॉरेन सब्सिडी है, उसका ऑलरेडी रशिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज होता है तो ये डेफिनेटली इंडिया का जो फुटप्रिंट है रशिया में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, टेलको स्टेयरिंग एट एक्सेस बैकहॉल स्पेक्ट्रम फी। So with the Department of Telecommunication allocating telcos the crucial backhaul spectrum for the last mile connectivity between towers through microwave linkage by an administered price mechanism, telecom operators could be staring at the possibility of once again paying retrospectively to the government. तो ये न्यूज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो बैकहॉल स्पेक्ट्रम है उसके एलोकेशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर, बट इसमें जो कंटेंशियस इशू है वो ये है फीस को लेकर के। दिस इज बिकॉज द क्रूशल राइडर इंसर्टेड इन द एग्रीमेंट इज दैट टेलकॉज विल हैव टू पे द ऑक्शन डिस्कवर प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली इफ एंड व्हेन द एयरमार्ट स्पेक्ट्रम इज ऑक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो जब भी रेट्रोस्पेक्टिव फीस की या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पेमेंट की बात आती है तब भी एक कंटेंशियस इश्यूज जनरेट होते हैं। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन ओवर बैकहॉल स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात हो रही है उसकी फ़ी को लेकर के यहाँ पर इशू जनरेट हो सकता है, जिसके लिए टेलीकॉम कंपनीज आर स्टेयरिंग टू द गवर्नमेंट। हाउएवर द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू कंडीशनली एलोकेट द बैकहॉल स्पेक्ट्रम एट अ नॉमिनल प्राइस ऑन अ एड हॉक बेसिस। तो अभी तक तो इस तरह का कोई इशू नहीं आया इस तरह के बैकहॉल स्पेक्ट्रम फी को लेकर के, बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जिस तरह से 5G सर्विसेज लॉन्च हुई हैं उसको देखते हुए दिस इशू हैज़ once again come to the forefront, and the question is whether the government should auction E or V spectrum which offer very high speed but in a limited coverage area as demanded by telcos, or give it at a nominal price as demanded by tech firms. And if it does the former, then definitely telcos might have to sell out market rate for the backhaul and VSAT spectrum for the day it is allocated. तो टेलकॉस कंपनीज उसके ऑक्शन के लिए कह रही हैं, बट गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ये अभी भी इस बात पर डिसाइड होगा कि क्या स्पेक्ट्रम वॉर कंटिन्यू होगा या ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द क्रूशल राइडर इन एग्रीमेंट वॉज एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 2013, जिसको चैलेंज किया गया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दैट ऑर्डर हैज़ डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू ऑक्शन द स्पेक्ट्रम एट इट वॉज अ वेरी स्केयर रिसोर्सेज। लेकिन गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा था कंडीशनल एलोकेशन ऑफ बैकहॉल स्पेक्ट्रम एट अ नॉमिनल प्राइस ऑन एड हॉक बेसिस। तो अब जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट को जो ऑक्शन ई और वी स्पेक्ट्रम का करना है, जैसा कि टेलकोस डिमांड कर रही हैं कि उसको ऑक्शन किया जाए, या फिर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर जो रेयर स्पेक्ट्रम है, जो ये बैकहॉल स्पेक्ट्रम है, इसको नॉमिनल फ़ी पर टेक फर्म्स को दे देगी, जो कि टेक फर्म्स की डिमांड है। सो इम्पेडिंग लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज हैज़ री इग्नाइटेड दिस डिबेट वंस अगेन। तो अब देखना है कि क्या गवर्नमेंट प्लान करती है, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, उसके बाद टेलकोज जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो क्या एक्शन लेती हैं इस ओवरऑल स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर के। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सेंटर प्लान्स बिग बूस्ट फॉर MSMEs विद आर डेटा बैंक। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऑलरेडी देयर इज़ अ वेबसाइट, देयर इज़ अ पोर्टल जहां पर MSMEs रजिस्टर कर सकती हैं और उनको एक नंबर इशू QR कोड इशू होता है, जिस QR कोड में सारी इन्फॉर्मेशन MSMEs के बारे में दी होती है। बट सेंटर इज़ वंस अगेन वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग दिस पर्टिकुलर रोबस्ट डेटा बैंक फॉर स्मॉल बिजनेसेस बाय इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डेटा। तो MSME मिनिस्ट्री जो है वो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से बात कर रही है क्या इस तरह का एक रोबस्ट डेटा बैंक क्रिएट किया जा सकता है MSME सेक्टर के लिए इंडिया में, जहाँ पर MSMEs का सारा डेटा स्टोर हो। और एक ऐसा पोर्टल ऑलरेडी है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पोर्टल अवेलेबल है। पोर्टल का नाम क्या है? उद्यम। तो एक उद्यम पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है जिस पर MSMEs अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं एंड दे विल गेट 1 QR कोड और 1 नंबर। और जब वो नंबर कहीं पर भी दिखाएंगे QR कोड उसको स्कैन करेंगी, दे विल लीड्स द पर्टिकुलर
यूज़र टू दैट पर्टिकुलर उद्यम साइट जहाँ पर उस MSME के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी. बट नाउ दिस पर्टिकुलर MSME मिनिस्ट्री इज़ एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लें एज अ फॉर्मल आइडेंटिटी फॉर देयर स्कीम. तो इसको एज अ कॉमन बिजनेस नंबर एक्सेप्ट किया जाए एंड दिस नंबर कैन बी यूज्ड अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज़. तो MSME फ़िलहाल के लिए इस तरह को लेकर के एक डेटा बैंक भी क्रिएट करना चाह रही है और अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से अर्ज भी कर रही है कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन को एज अ वैलिड कॉमन बिजनेस नंबर एक्सेप्ट करें. अभी तक 3.8 मिलियन MSMEs जो हैं वो इस पर्टिकुलर उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं. एंड एक्सपर्ट बिलीव द मूव विल एंड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री एंड हेल्प द सेक्टर इन अ वेरी बिग वे. तो जितने भी बेनिफिट्स MSMEs को मिलते हैं उन बेनिफिट्स को अवेल करने में भी आसानी होगी. टारगेट जो बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स हैं वो इजी हो जाएंगे. ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव, करप्शन के जो चार्जेस हैं वो जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे अगर इस तरह का कोई भी डेटा बैंक क्रिएट हो रहा है. हालांकि उद्यम नाम का पोर्टल अभी भी चल रहा है बट उसको लेकर के, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसके लिए MSME मिनिस्ट्री कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है. अगर आपको पता हो, रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई थी जहाँ पर MSMEs को लेकर के कुछ डेफिनेशन चेंज करी. हालांकि कंटिन्यूअसली एक साल में हर 1-2 साल में डेफिनेशन चेंज हो जाती है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSMEs में होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इंक्लूड कर लिया, जो कि पहले हटा दिया था. पहले एक प्रोविजन लाया था जिसके तहत MSMEs ने होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को MSMEs नहीं माना था. गवर्नमेंट का ये कहना था क्योंकि ये किसी भी तरह की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो दे आर नॉट एक्चुअली MSMEs. बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर मूव को वापस ले लिया है और अब रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो भी MSMEs की कैटेगरी में आ सकते हैं और वो भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं. तो इस तरह के कई सारे चेंजेस रिसेंटली लाए गए हैं और कोविड-19 के इम्पैक्ट को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ MSME इज़ वर्किंग सो हार्ड टू एक्चुअली अलाइंड ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ MSME सेक्टर एज पर द न्यू नॉर्मल सिचुएशन. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.